नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका, चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं अभी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न क्या है, आपके घर में कौन कौन है? ठीक है, कौन है? माँ है, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं और दादी है, भाई है, और उसके साथ साथ जो हमारे साथ और भी कुछ संबंध जुड़े हुए हैं ना, तो हम पिता के बड़े भाई को हम क्या कहते हैं? यस, तो ऐसे ही आप माता की बहन को हम क्या कहते हैं? माता की बहन को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसी ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? मौसी ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು आज की कक्षा में हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा का गद्य पाठ मौसी को अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कौन है, यानी लेखक हैं भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है। तो इसमें मौसी के बारे में एक कहानी है, यानी चिक्कम्मन ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು कथे है। हिंदी में हम क्या कहते हैं? कथेयन्ना कहानी कहते हैं। तो देखते जाएंगे बच्चों, पहले इस कहानी का आशय क्या है, क्यों यह कहानी, उसके पहले हम लेखक परिचय को देखकर इसके पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले इनका परिचय, कौन? भीष्म साहनी जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1915 अगस्त 7 को रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी शिक्षा कब हुई तो देखते हैं। तो यानी शिक्षा MA PhD तक इन्होंने शिक्षा पाई है। उसके बाद साहनी जी कौन कौन सी भाषाओं को जानते थे उसके बारे में भी दिया गया है। ये अंग्रेजी, संस्कृत अंग्रे संस्कृत, उसके बाद पंजाबी, रूसी, हिंदी, इन सभी भाषाओं को जानते थे, यानी इनको ज्ञाता थे, इस भाषाओं के ज्ञाता थे, इनको पूर्ण रूप से इन भाषाओं को जानते थे। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं भी प्रकट हुई है। सिर्फ भाषा को नहीं जानते थे बल्कि साहित्य को भी इन्होंने इसमें लिखा है। तो क्या है, विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। आम आदमी, आम यानी सामान्य, आदमी ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಮಾನವ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು। तो ऐसी ही एक कहानी कौन सी है? मौसी कहानी भी ऐसी ही है। तो आम लोगों के बारे में ही कुछ कथाओं को, साहित्य को रचना करते थे। झरोके इनकी विशेष जो ये हैं रचनाएं हैं उनको देखते जाएंगे। झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास थे। आप लिखते जाइए कौन कौन से? झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती, ये सभी क्या है? उपन्यास। उपन्यास का अर्थ होता है कादंबरी। इवेल्ल कादंबरिगळु याव्यावुदु? झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती आदि इनके उपन्यास हैं। भाग्य रेखा, भटकती राख,
वांगचू, शोभा यात्रा आदि ये कहानी संग्रह है। बहुत सारी कहानियां इसमें हैं। उन कहानी संग्रहों का नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। भाग्य रेखा लिख लीजिए, भटकती राह, वांगचू, शोभा यात्रा आदि हैं, और भी ज्यादा हैं, सिर्फ यहाँ पर 2-3 दिया गया है। भीष्म साहनी जी ने ಜೀವನಿಯಾ भी लिखी है। ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವುದು. ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಖುದ್ದು ನಾವೇ ಬರೆಯುವುದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನಿಯನ್ನು ಸಹ, ಕಥೆ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾ ಯಾನಿ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ, ಮಾಧವಿ, ಮುವಾವಜೆ ಆದಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನಿಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ, ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹ್ನಿಜಿಯವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. तो उसमें हम देखते हैं भाई बलराज, ये जीवनी है. कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, ये तीनों क्या है, इनके नाटक हैं. साहनी जी विषय यानी साहनी जी को कुछ पुरस्कार भी मिले हैं. उनमें से शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार. कौन कौन से पुरस्कारों के नाम लिख लीजिए. साहनी जी को शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये भी मिले हैं. हमें इनके छोटे परिचय से हम क्या जान सकते हैं, ये साहित्य के पंडित यानी ज्ञाता थे. बहुत जानकारी इन्होंने प्राप्त की थी. साहित्य के अलग अलग विध को अपनाकर इन्होंने लिखा है. कहानियों को लिखा है, नाटक लिखा है, यानी उपन्यास लिखा है, जीवनियाँ भी लिखा है. उसमें ये एक कहानी हमें यहाँ पर दी गई है. वो कौन सी कहानी है, वो है मौसी. मैंने कहा मौसी का अर्थ होता है चिक्कम्मा. चिक्कम्मा किसे कहते हैं, हमारी माँ की छोटी बहन को हम क्या कहते हैं, चिक्कम्मा ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ये किनकी चिक्कम्मा थी, ये किनकी मौसी थी, किनके लिए ये मौसी बनकर खड़ी थी, तो देखते जाएंगे बच्चों. उससे पहले इस कहानी का, मौसी कहानी का आशय क्या है उसे देखेंगे. मौसी के यहाँ पर निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है. इस कहानी में क्या है, प्रस्तुत कहानी में एक मौसी नाम की औरत है. उस औरत का निस्वार्थ सेवा मनोभाव, स्वार्थ से काम करने वाले यानी सेवा करने वाले होते हैं, लेकिन ये मौसी ऐसी नहीं है, निस्वार्थ सेवा करने वाले है. उससे प्रतिफल यानी वो नहीं लेती है. कोई भी जो कष्ट में है और कोई किन्हीं को भी हो, वो क्या करती है, मदद करती है. सेवा का मनोभाव रखते हुए गांव में रहती है. ऐसी एक औरत है कौन, मौसी. निस्वार्थ, बिना स्वार्थ से वो काम करती रहती है. इसके साथ बच्चे क्या सीख सकते हैं, बच्चों को परोपकार, परोपकार करना, दूसरों को मदद करने का एक गुण उन बच्चों में आ जाता है. और उसके साथ साथ बूढ़े बुजुर्गों के प्रति, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. बच्चों को परोपकार करने की और उसके साथ साथ बूढ़े बुजुर्गों के प्रति आदर, गौरव ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕೋಂ ಕೆ ಮದದ್, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ತಮ್ಮದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
हागागी बच्चों आप कितना जो मदद करने वाले होते हैं यानी सहायता करने वाले होते हैं, बुजुर्गों के प्रति आदर किस प्रकार रखते हैं, और इस कहानी में हम देखते जाएंगे आप कितना जो प्रेरित होते हैं इस कहानी से, हम आगे देखेंगे। उसमें कुछ थोड़े से शब्द मैंने लिखा है, बाकी के जो शब्द है पढ़ाते समय मैं कहते जाती हूँ, आपको क्या करना होगा, उसको लिखना होगा। मौसी यानी मौसी कौन है, माता की बहन, ताई या तंगी। उम्र का अर्थ होता है आयु, वयस्सु, वय ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। फाटक ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, फाटक का अर्थ होता है मुख्य द्वार, कन्नड़दಲ್ಲೂ ನೀವು मुख्य द्वार ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, मुख्य द्वार है। उसके बाद कंधा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना ಅಂತ ನಾವು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಕಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ, ಅದನ್ನ ಭುಜ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ। ಭುಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭುಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭುಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। उसके बाद और एक शब्द है बस्ता, बस्ता का अर्थ होता है थैला, थैला का अर्थ होता है ಚೀಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿ, ಭಾಗ, ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು। ಶಹರ್ ಕಾ ಏಕ್ ಭಾಗ, ಪಟ್ಟಣದ ಶಹರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ। ಢಲ್ನಾ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಬೀತನ, ಕಳೆಯುವುದು, ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಬೀತನ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ। ತಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ये कन्नड़ का तले नहीं है, हिंदी का तले का अर्थ होता है नीचे, ಕೆಳಗೆ। ನೀವು ತಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ತಲೆನ ನಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ में क्या कहते हैं, नीचे, ಕೆಳಗಡೆ। ಪೇಟೆ, ತಲೆ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಚುಟ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಚುಟ್ಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಜೇದಾರ್ ಬಾತ್, ಮಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಜೇದಾರ್ ಬಾತ್, ಅದನ್ನ ಲತಾಫಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚುಟುಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಚುಟುಕುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಚುಟುಕುಗಳು। उसके बाद सूना एक शब्द है, सूना का अर्थ होता है खाली खाली, ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ರೀತಿ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೂನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ। मकान का अर्थ होता है, ये आपको मालूम है, मकान का अर्थ है घर। उसके बाद ठेका एक शब्द है, ठेका का अर्थ होता है ठहरने की जगह, ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದನ್ನ ठेका ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ठहरना, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಪ್ರದೇಶ। ಟಿಟಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, उसमें क्या है, सहसा रुक जाना, ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ನಿಲ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಟಿಟಕ್ಕರ್ रुक जाना ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। और एक शब्द है पुल, पुल का अर्थ होता है सेतु, ನೀವು ಪೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಹೌದಾ, ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ। ಖಾಟ್, ಖಾಟ್ का अर्थ होता है ಕಾಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕರೀತೀರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ। ಮಂಚ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸನ, ಅದನ್ನ ಖಾಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕೋಟರಿ ಅಂತ, ಕೋಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಣೆ, ಛೋಟ ಕಮರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। ಈ ತರಹದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, थोड़ा नए शब्द हैं और जो बाकी के अन्य शब्द भी आ जाते हैं, मैं पाठ के समय में कहानी पढ़ाते समय उनको समझाते रहती हूँ, जिनको चाहिए आप उस अर्थ को हिंदी में भी हो या कन्नड़ में लिख सकते हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों कहानी को। तो क्या है कहानी, देखते जाएंगे। शब्दार्थ पर छोड़ देती हूँ, आप देखने के लिए सहायता होगी। तो देखेंगे, कहानी शुरू करेंगे। उस औरत को सभी मौसी
कहकर पुकारते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। यहाँ पर मौसी का संक्षिप्त परिचय 2 वाक्य में दे देते हैं। कितना अच्छा है, आगे की कहानी कैसे बढ़ती है, भीष्म साहनी जी किस प्रकार अपने साहित्य की रचना करते थे, कहानी को लिखते थे, हम देख सकते हैं। उसके हिसाब से ही आगे की कहानी चलती रहती है। वो कैसी थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था। ये औरत है जो है मौसी, इस औरत को सभी लोग क्या कहते थे, हम माँ के बहन को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उस मोहल्ले के शहर के कुछ भाग के जो लोग हैं वो सभी बड़े हो या छोटे हो उसे क्या कहते थे, मौसी कहते थे। ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳು ಪರಿಚಯ ಇದ್ಲು. ಅವಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಿದ್ರು. और उसका गुण कैसा था, स्वभाव कैसा था, सबको सुख दुख के समय में साथ देती थी। हरेक को किसी का भी कष्ट क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, हरेक के लिए मदद के लिए चले जाती थी। ये है इनको नहीं मदद करना है, ये मेरे प्रिय है इनको सिर्फ मदद करना है, ऐसी नहीं थी वो। वहाँ के भाग के मोहल्ले के लोगों को सबके सब जो लोग थे उनको मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनके सुख में भी भाग लेती थी, दुख में भी भाग लेती थी। बच्चों के लिए तो सेवा की मूर्ति थी। जो बच्चे दिख जाते हैं तो उनके सामने उनके लिए मदद करने के लिए, प्यार देने के लिए तड़पती थी। ऐसी एक औरत थी कौन, तो किन किन की मदद कैसे करती है, बच्चों के साथ इनका व्यवहार कैसा था, आगे देखते जाएंगे। ये समझ में आया आप लोगों को। मौसी एक औरत है, उसको वहाँ के सभी लोग मौसी कहकर पुकारते हैं। ये मौसी वहाँ के लोगों के सुख दुख में मदद करने के लिए भाग लेती थी, साथ देती थी, ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. उसके बाद बच्चों के लिए सेवा की मूर्ति थी, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. तो आगे देखेंगे। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते। घेरना ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸುವುದು, ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು. तो सुबह वो क्या करती थी, प्रतिदिन हर दिन प्रतिदिನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ, दोपहर ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಧಿ, ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ मौसी स्कूल के फाटक पर, मैंने कहा है फाटक का अर्थ इधर लिखा है मुख्य द्वार, एंट्रेंस ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. उसके साथ फाटक पर पहुंच जाती। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, लास्ट लॉन्ग बेल ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ भागते हुए बच्चों के सामने आ खड़ी होती थी। बच्चे पूरा उसे घेरे रहते थे। ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ, ಸ್ಕೂಲ್ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. आप चित्र में देख सकते हैं। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। देखिए
बच्चों को कहानी सुनना मतलब बहुत खुशी होती है। ये ऐसे दादी नानी के पास ही बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि दादी नानी क्या करते हैं, कहानियाँ कहती हैं, चुटकुले कहती है, खाने के लिए कुछ दे देती हैं, ऐसा प्यार दिखाती हैं। इसीलिए वैसे ही ये भी एक औरत थी, इसीलिए ये बच्चे भी उनको घेरे रहते थे। ये शाम की यानी दोपहर के बाद जो अवधि खत्म होती है तब उनके साथ एक नीम के पेड़ के तले चले जाती थी। नीम का पेड़ मतलब उसके साथ खेलने के लिए, जब भी बच्चे खेला करते थे मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ उनके साथ खेलना और उनको कहानियाँ कह देना, चुटकुले कह देना, पहेली यानी ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು. ಏನೇನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು? ತೋತಾ ತೋತಿ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಗಿಳಿಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಕಾಟ್ ಕೆ ಘೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ, ಕಾಟ್ ಕೆ ಘೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕುದುರೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವರು ವಿರೋಚಿತ ಕಹಾನಿಯ, ವೀರ ಶೂರರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಳು ಧೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी. वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी. खुद के बच्चे हैं वैसे प्यार करती थी. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಠಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಳು ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟಿಕ್ಕಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿಯನ್ನು, ಚೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? इसीलिए उसे घेरे रहते थे और उसके साथ कहानियाँ सुनते थे, जो खेल खेलते थे और जो कुछ खाने के लिए दे देती थी. खुशी से सभी बच्चे खाते थे. ऐसे ही कुछ माहौल को वो इच्छा करते हैं. ಇದೇ ತರಹದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. आगे देखेंगे. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, एक दिन क्या हुआ? स्कूल की छुट्टी हुई. रजे ಕೊಟ್ಟು, छुट्टी ಅಂದ್ರೆ रजा. बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. रोज क्या करते थे? वो स्कूल के फाटक पर आ जाती थी. फाटक का मैंने मुख्य द्वार कहा है, वहाँ आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले. शाम तक देखे कोई नहीं आए, वो यानी औरत नहीं आई, मौसी नहीं आई. ये सभी खेलने के लिए निकले. मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. वो नीम के पेड़ के नीचे उनको मिलती थी. नीम का पेड़ यानी ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई. किसी को भी मालूम नहीं था ये कहाँ गई है मौसी. रोज आती थी, हमें कहानियाँ सुनाती थी, खाने के लिए देती थी, चुटकुले बोल देती थी, लेकिन आज क्यों नहीं आई? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है. कहाँ गई है? ऐसा बच्चे सोचने लगे. तो उसके बाद कई दिन बीत गए. ऐसे ही बहुत दिन बीतना यानी कಳೆಯೋದು, ತುಂಬಾ ದಿನ ಕಳೆದೋಯ್ತು. मौसी का कुछ पता ही नहीं चला. कहाँ गई है किसी को भी पता नहीं चला. उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था. ಒಂಥರ ಒಂಟಿತನದ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೂ ಅವಳು ರೆಡಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ಲು. ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಲೇಕಿನ್ कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है. इसीलिए वो मोहल्ला कैसा लगता था? सुना सुना लगता था, खाली खाली अनिस्तित्व. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी. मकान का अर्थ होता है घर. बच्चे इसे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए चले गए. कहाँ गई? आज ढूंढेंगे, ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅವಳು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
वहाँ पर एक आवाज़ आ जाती है, क्या है? उसका लगता था एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ऊंची ऊंची आवाज ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी. ठेका ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 20 दिन से तुम यहाँ हो. 20 ದಿನದಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ. जोर जोर से, जोर की आवाज से वो चिल्ला कर कह रहे थे, 20 दिन से यहीं पर हो और पड़ी हो, तो आपको हमने ठेका तो नहीं रखा है, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. 20 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ. तब बच्चे रुक जाते हैं. मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए. ऐसी आवाज जो आती है ना, मौसी ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ एकदम ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. उसके बाद बंद दरवाजे की दराह से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी. ಬಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೌಸಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಲಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಉಲ್ಜೆ ಹುಯೇ ಥಿ. ಬಾಲ್ ಅನ್ನಿ ಕೂದಲುಗಳು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆದರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಲ್ಜನ ಅಂದರೆ ಕೆದರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 20 ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? 20 ದಿನ ಆಯಿತು, ನಾವೇನು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಾ, ನೀನೀಗ ಬೇರೆ ಮನೆ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. क्योंकि उसे इस गाँव में और कोई नहीं है, सबके घर में चली जाती थी, कौन खाना देते हमसे खाती थी और मदद करती थी, चले आती थी. लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये इनके घर के खाट में पड़ी हुई है. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. बच्चे इसे खोज रहे थे ना, देखकर बहुत दुख हुआ, यानी ये बीमार पड़ी है, ये इस घर के लोग इस प्रकार इसे डांट रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं, ऐसा सोचते हुए बच्चों को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया. इतने दिन तक काम करवा के हमारी मौसी को आज वे बाहर निकाल रहे हैं, ये सही नहीं है. ऐसा सोचकर बच्चों को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪನೂ ಕೂಡ ಬಂತು. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे, तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. उसके पास एक छोटी सी घटरी और लाठी भी थी. मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे. एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन ये देखकर आए ना, तो दूसरे दिन ये हॉकी मैच खेलकर वापस लौट रहे थे बच्चे. तब उसके पास इस मौसी उस पुल पर बैठी थी. ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು, ಗಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಒಂದು लाठी. लाठी का अर्थ होता है क्या है? ಲಾಠಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಣ್ಣೆ, ಕೋಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು, ಒಂದು ಕೋಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ. मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? ಒಬ್ಬನು ಕೇಳ್ದ, इतने दिन तक कहाँ थी, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ? यहाँ क्यों बैठी हो? ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा. वो बोलती है, इतने दिन तक कहाँ थी और यहाँ क्यों बैठी है? ऐसा बच्चे पूछने पर वो कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा. वो दुख से कह रही ना, मैं यहाँ से जा रही, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. कहते हुए मौसी की आंखें भर आई. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು, ಅಂದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
तू तो बीमार थी मौसी, ನೀನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಾನೆ, तबीयत कैसी है, ಈಗ ಹೇಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. बलदेव नाम का एक बालक पूछता है, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ. अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बीमारी नहीं है, अब मैं अपने गांव जा रही हूँ. बलदेव के प्रश्न को उत्तर देती है, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, हम तुझे इस गांव से बाहर जाने के लिए हम नहीं देंगे. सबने एक स्वर में कहा. मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे. बड़े बोल रहे हैं यहाँ से चली जाओ, लेकिन बच्चे जो प्यार दिया है उन्होंने और उसको खाने के लिए उनको कुछ दिया, इसीलिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे पालने के लिए तैयार हो रहे हैं, मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं. और आंसू ये बात सुनकर तुझे कहीं नहीं जाने देंगे ऐसा कहते हैं, तो ये अपने आंखों में आंसू भरकर वो रोने लगती है. दुकान के सामने एक खाट बिछी थी. ये बच्चे क्या करने लगे, दुकान के सामने एक काट बिछी थी, यानी चारपाई रखी गई थी. एक दुकान है, अंगಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮಂಚವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. 2-3 लड़के भाग कर खाट उठा लाए. ये ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮಂಚವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया. वो बैठने के लिए तैयार नहीं है. जबरदस्ती बिठाना मतलब जो बैठने के लिए तैयार नहीं होती है फिर भी जबरदस्ती उसको ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕೂರಿಸುವುದು. ಕುತ್ಕೋ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಚವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. काट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए. काट को कहाँ लाए, पेड़ के, नीम के पेड़ के. क्यों नीम के पेड़ के नीचे लाते हैं, वहाँ पर चुटकुले कहानियाँ सुनाना, जो खेल खेलना, ये सभी वहीं पर काम होता था. वहीं उसको बिठाने की बात सोचकर वहाँ पर ले आते हैं. तो वहाँ आकर वहाँ नीम के पेड़ के नीचे उस खाट को रखते हैं. और कन्हैया नाम का लड़का क्या करता है, भागकर अपने घर से दरी और तकिया, दरी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಪೆ, ತಕಿಯ यानी ದಿಂಬು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ದರಿ का अर्थ होता है ಚಾಪೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. और तकिया ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಂಬನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ. उषा थाली में 2 रोटियां लाई. और ये कन्हैया क्या लाया, दरी तकिया लाया. और एक लड़की उषा नाम की लड़की क्या करती है, थाली में 2 रोटियां लाई. तट्टेಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. योगराज एक कटोरे में दूध लाया. देखिए बच्चे कैसे मदद कर रहे हैं, इस मौसी को कितना प्यार करते हैं ये बच्चे. हम यहाँ पर उनका प्यार झलक उठने का जो एक वातावरण हम देख सकते हैं. एक रोटी लाती है, एक दरी और तकिया लाता है. और योगराज नाम का एक लड़का क्या करता है, कटोरे में दूध लाता है. 1 ग्लास फुल हालನ್ನ तಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. गोपाल घर से लैंप उठा लाया. शाम को जो उसको रात के समय लैंप चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, लैंप अपने घर से गोपाल नाम का लड़का ले आता है. मुन्नी पीने के लिए पानी लाई. मुन्नी नाम की लड़की पीने के लिए उसे पानी लाई. एक रूप से उसे मदद कर रहे हैं. बलदेव के पिता डॉक्टर थे. उसमें एक लड़का था, उसका नाम है बलदेव. उसके पिता डॉक्टर थे. वो अपने पिता के क्लिनिक भाग कर चला जाता है और वहाँ से अपने पिताजी को खींच कर ಎಳ್ಕೊಂಡು, ಬೇಗ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಮೌಸಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದವಳಿಗೆ ನೀನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ खींच कर वो ले आता है. मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए, ಬೇಗ ಬಂದಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. उसमें एक प्रश्न भी आ सकता है, बच्चे कैसे मदद करते हैं, कौन कौन क्या लाते हैं, एक प्रश्न आया तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिखिए. योगराज ने क्या किया, उषा ने क्या किया, मुन्नी ने क्या किया, गोपाल ने क्या किया, ये सब लिख कर रख लीजिए.
बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। इसके बाद नीम के पेड़ के नीचे ही ज्यादा दिन रख सकते हैं क्या? नहीं है। इसीलिए किनके घर में रखना है, ये बात वहां पर चलने लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। उन्होंने एक अंतिम निर्णय के लिए आप पहुंचते हैं। वो क्या है? एक एक दिन एक एक के घर में ಬಾರಿ के रूप में ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। अभी ये ठीक हो जाती है, बच्चे उसकी देखभाल करते हैं, हर एक क्या करते हैं, वो एक एक दिन अपने घर में रखकर इसकी देखभाल करते हैं। तो वो बच्चे अपने स्कूल के हेडमास्टर के सामने जाकर कह देते हैं स्कूल में इनको काम दे दीजिए, काम करने से कुछ पैसे मिलते हैं, उससे अपना पेट ये पाल सकती है। देखिए बच्चे छोटे हैं फिर भी वो कैसे मदद करते हैं और जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए जीने के लिए सहायता दे देते हैं। उसके बाद हेडमास्टर जी ने मान लिया, वे भी मानते हैं और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे देते हैं। एक छोटा सा कमरा, कोठरी का अर्थ होता है ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಸಹ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। फिर उसका वही जो माहौल था शुरू हो गया। फिर स्कूल के आंगन में आना, बच्चों को चुटकुले सुनाना, खाने के लिए देना, अपना काम भी करना, दूसरों की मदद करना फिर जारी रखती है। बच्चे उसे घेरे रहते हैं, वह उन्हें कहानियां सुनाती, कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती और उसके साथ साथ कहानियां सुनाती। एक बार मोहल्ले में भी जा पहुंचती और सबकी मदद भी वो करती। ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟನ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। सभी घरों में झांक उनका कुशलक्षेम पूछती। ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೇನಮ್ಮ, कैसे हैं आप, कुछ मदद चाहिए क्या, ऐसा पूछती है। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। शाम को फिर आकर क्या करती है, स्कूल के एक कोठरी में से रहने के लिए जो जगह दिया गया था उस कोठरी में आप पहुंचती और चैन की ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಗುಣನಡತೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इदु उस दिन उस मौसी को तबीयत ठीक नहीं थी ना, बीमार पड़ी थी। उस दिन उसे बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं तो वो दूसरे गांव चली जाती, वहाँ पर उसकी देखभाल कोई नहीं करने वाले होते हैं, बीमार ऐसी ही वो एक दिन मर जाती। लेकिन बच्चे वहाँ पर जागृत होकर जो प्रेम वो देती है और उनकी मदद जो करती है, इसे याद रखकर ये बच्चे क्या करते हैं, उनका जीवन एक सफल रूप से बिताने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। बच्चे जो हम बच्चे कहते हैं, बच्चों में भी बहुत सारा एक दैवी गुण होता है, उनको बुरा समझ में नहीं आता, सिर्फ अच्छे गुणों के बारे में ही सोचते हैं। वो अच्छाई उन्होंने किया था उसको याद रखते हुए उसकी मदद सहायता ये करते हैं। इस बात से हमें लगता है कि बच्चों को, जो बड़े लोगों को, बुजुर्गों को देखकर आदर करना, सम्मान देना, ऐसी एक बात आपके मन में भी आई होगी। उस बच्चों के कारण ही वो मौसी का जीवन एक सफल जीवन के रूप में बदला गया। तो इसीलिए उनके जीवन में भी खुशी के दिन उभर आए, लौट आए, वापस ಬಂದು ಖುಷಿಯ ದಿನಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ। ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। अब क्या करना होगा बच्चों, तुम लोग इस कहानी को और भी संक्षिप्त बनाकर अपने शब्दों में लिखना है और उसके बाद कक्षा में एक बार सुनाना है। वैसे ही कुछ कहानियाँ आपके गाँव में भी होती होंगी, जो ऐसे ही कुछ व्यक्ति आपके गाँव में भी होते होंगे, उनके बारे में एक एक घटना को आप
अगली अवधि में मुझे संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश कीजिए और इसमें आए हुए प्रश्न के उत्तरों को भी लिखिए। जो समझ में नहीं आता है पूछने को कोशिश कीजिए, मैं आपको समाधान दे देती हूँ। तो अभी तक मैंने जो एक कहानी पढ़ाई है ये आपको समझ में आई। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक औरत है वो सबकी मदद करती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तब बड़े कोई उसकी मदद नहीं करते, लेकिन मदद लिए हुए जो छोटे बच्चे होते हैं ये उनको एक नया जीवन दे देते हैं। बड़ों को भी समझाकर, ये छोटे होने पर भी बड़ों को ही समझाकर एक अच्छा जीवन खुशी ला देते हैं। इससे ऐसी एक कहानी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।